मॉर्निंग सर। ठीक। आइए। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? आपको हाँ मेरी जी आवाज सर, आ रही है? आ रही है। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था ये चैप्टर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, है ना। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। हाँ। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि दोनों ही पक्ष को, दोनों ही पार्टी को कुछ न कुछ मिलते रहना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है क्या जहां पे बिना वैल्यू, बिना एक्सेप्ट, बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ भाई। सर मेरे को पता नहीं सर, हो सकता होगा। अच्छा, आपको पता नहीं है तो आप किताब खरीद लें, या प्रिंट करा लें। कुछ भी करें, बिना किताब का फिर मजा नहीं आता है। आप सुनते हैं, किताब नहीं है तो पढ़ते नहीं है, तो किताब तो जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कानून में कुछ सिचुएशन है जहां पर कि बिना कॉन्ट्रैक्ट का भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सेक्शन 25 क्या करे, अंडरलाइन की तो करेंगे हम लोग कि एज पर सेक्शन 25 an agreement made without consideration is not void in the following circumstances। यानी ये कंसीडरेशन के एक्सेप्शन है जहां पर बिना कंसीडरेशन का भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वह है सेक्शन 25। कौन से एक्ट का 25 सेक्शन भाई किशन? कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सेक्शन 25 में है सर। जरा जोर से बोलिए, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्शन 25। नहीं नहीं, नाम पूछ रहा हूँ, एक्ट का नाम। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब आपके सिलेबस में। तो सर, एक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा है एक्ट ना? है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से साल का है? कौन से साल साल तो में सर मुझे बना था ध्यान नहीं ये? है अभी। है साल तो ध्यान नहीं है अभी। 1872 कॉन्ट्रैक्ट सर, एक्ट 1870, अंग्रेजों का बनाया हुआ है कानून, जो आज तक हमारे पास लागू हो रहा है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। उसका सेक्शन 25 कहता है कि इन सिचुएशन में बिना कंसिडरेशन का भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे कंसिडरेशन इज एन essential elements of a valid contract, but there is a exception to this rule। वो एक्सेप्शन यहाँ पे है कि प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है ना। अब इसका मतलब समझे क्या कृष्ण? इस लाइन का सर जैसे मतलब। अगर किसी को प्यार में कोई प्रॉमिस कर दिया तो वो हाँ, है। कौन सा प्यार? किस सर प्यार की बात? जैसे कोई अगर रिश्तेदारी में हो या फिर अपने पति जोर से पत्नियों बोल। को रिश्तेदारी में हो। हाँ, रिश्तेदारी। एक रिलेशन बताइए। हस्बैंड वाइफ। हाँ, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में लव एंड अफेक्शन होता है, चलो अच्छी बात है। देखिए, हम इस प्यार की बात नहीं कर, जहाँ पे ब्लड रिलेशन है उस प्यार की बात कर। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। फादर और सन। है। फादर एंड सन। हाँ, फादर एंड सन, लेकिन यहाँ पर उदाहरण हम फादर एंड सन का नहीं देंगे, हम फादर एंड डॉटर का उदाहरण देंगे। क्योंकि बेटी जब विदा होती है या ना भी विदा हो शादी के बाद भी,
यदि पिता कुछ दान देता है अपनी बेटी को, एक लैंड दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, तो वहां पे बेटी को कुछ देने की जरूरत नहीं, उसको गिफ्ट डीड कहते हैं। गिफ्ट डीड, है ना, गिफ्ट डीड। तो वहां वहां पे बेटी को कुछ रुपया देने की जरूरत है। तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, है ना, प्रेमी प्रेमिका कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। नेचुरल लव अफेक्शन वहां पे होगा जहाँ पे ब्लड रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्लड रिलेशन नहीं होता। समझ रहे ना बात। तो हम बात करेंगे पिता और बेटी का। तो मान लेते हैं कोई जमीन दे रहा है पिता अपनी बेटी को गिफ्ट में, फ्री में, तो कैसे देगा, क्या प्रोसेस होगा उसका? मेरा करने का मतलब उसको राइटिंग में लाना है क्या? सर उसके नाम कर देगा वो जमीन रिटर्न अब में। नहीं नहीं, राइटिंग में लाना जरूरी है क्या? ऐसे बोल देने से काम चलेगा क्या? नहीं सर, राइटिंग में जरूरी है। हाँ, तो उसको देखिए, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग बोथ आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, here transfer of property act 1882 will apply, and as per this act, if the value of immovable property is 100 more than 100, then it is required to get it registered, इसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है। तो 100 रुपये से तो ज्यादा होगा ही ना जी, है? 100 रुपया किलो तो सब्जी होती है आजकल। तो 100 रुपया से ज्यादा तो होगा नहीं लैंड बिल्डिंग का, तो कहते उसकी रजिस्ट्री करानी। और रजिस्ट्री में लिखेगा ऊपर में गिफ्ट डीड कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप समझ गए। यस सर। हाँ, चलिए, तो समझ गए तो हस्बैंड वाइफ के प्यार की बात मत करना, क्योंकि वहां पे ब्लड रिलेशन नहीं होता है। जहाँ पे ब्लड रिलेशन होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वही होगा भाई। जैसे पिता का बेटे के साथ, पिता का बेटी के साथ, माँ का बेटी के साथ, तो वहां पर बेटी को कुछ देने की जरूरत नहीं, कंसिडरेशन नहीं चाहिए वहां। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉल्यूंट्री सर्विस, इसका क्या मतलब समझे जी? हाँ जी, प्रॉमिस टू सर इसका कंपनसेट। सर हाँ, इसका मतलब शायद ये होगा, जैसे अगर कोई काम है तो फिर हम प्रॉमिस को मतलब मना कर सकते हैं शायद। चलिए, आपने अभी पढ़ा नहीं है तो आप कहाँ से, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। मैं बताता हूँ, आप एक अच्छे तैराक हैं, तैराक समझते हैं ना, तैरने आता है आपको अच्छे से। हाँ स्विमर। तैरने के लिए टू स्विम इन दी वाटर, आपको तैरने आता है क्या पानी? हाँ सर आता है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई डूब रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे तैराक, उसे क्या बचाऊंगा करेंगे? सर। हैं? बचाऊंगा उसे। अच्छा, बचाने के लिए उससे कुछ बातचीत तो नहीं करेंगे ना? नहीं सर। नहीं करेंगे, बचाएंगे मतलब टाइम ही कहाँ रहता है, हैं? आप बचा लिए, आप उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं क्या, कि हमको कुछ बदले नहीं में सर। मिले? नहीं। नहीं, ठीक है। अब उनके पिताजी को पता चला, है ना, पिताजी को पता चला कि आपने उसको बचाया, उसके बच्चे को बचाया, उसने आपसे प्रॉमिस किया कि चलो हम आपको 25,000 देंगे। तो यहाँ पर कम वॉल्यूंट्री सर्विस दिया था ना, आप बचा जब रहे थे तो आपको किसी ने कहा था कि बचाओ? नहीं सर। नहीं, तो आपने वॉल्यूंट्री सर्विस दिया, खुद ही सर्विस दिया। और अगले बंदे ने वो कंपनसेट करने का कोशिश कर रहा है कि चलो आपने मेरे बच्चे को बताया है, मैं आपको 25,000 रुपये इनाम देता हूँ। तो वो जो इनाम दे रहा है वो आपके लिए तो कंसीडरेशन है, लेकिन उनके लिए कुछ है क्या? नहीं उन, सर। उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो बातें खत्म हो गई, वो तो बच्चा बच गया, है ना, बच्चा बच गया, वो खत्म हो गई का, समझ रहे हैं ना? तो वो प्रॉमिस कर रहा है कंपनसेट करने के लिए, तो आपको तो कुछ मिला 25,000, बदले में उसको कुछ नहीं मिला।
क्योंकि उसका बेटा तो ऑलरेडी बच चुका है। समझ रहे हैं ना बात में? नहीं समझ रहे हैं क्या? सर समझ रहे हैं सर। हाँ, तो प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलंटरी सर्विस का मतलब ये हुआ आपने कोई सर्विस दिया वॉलंटरी, स्वयं दिया उनको, और बाद में वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम उस काम के लिए आपको इतना रुपया देंगे, तो आपके लिए आपको तो कुछ मिल रहा है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल, तथा ये प्रॉमिस भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि एक पार्टी को तो कंसिडरेशन मिल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा। समझ में आया क्या? आ गया सर। अब आगे बढ़, अगला ये एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि कंसिडरेशन ऊपर में तो लिखता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे बिना कंसिडरेशन का भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वही सिचुएशन हम लोग करते हैं। तीसरा है प्रॉमिस मेड टू पे टाइम बार डेट। अब ये टाइम बार डेट समझते हैं क्या? टाइम बार डेट, डेट का मतलब समझते हैं क्या? नहीं सर नहीं पता। डेट का मतलब नहीं समझते हैं? नहीं सर नहीं पता। का मतलब होता है कर्ज। अच्छा डेट का मतलब तो पता है, मैं सोचा आप बेट का मतलब पूछ रहे नहीं हो। नहीं, कोई बात, डेट मतलब हो गया कर्ज। अब टाइम बाद कर्ज क्या होता है? टाइम बार्ड नहीं पता मेरे को, डेट तो पता था। हैं? सर डेट तो पता था, टाइम बार्ड नहीं पता मेरे को। हाँ, टाइम बाद डेट नहीं पता। देखिए, किसी को आपने अगर कर्ज दिया है तो उसकी कोई ड्यू डेट होगी कि नहीं? है सर। उसकी कोई ड्यू डेट होगी ना। हाँ सर। हाँ, ड्यू डेट पे वो पैसा नहीं देता है, आप क्या करेंगे? पेनल्टी लगाऊंगा या फिर कंप्लेंट फिर करूंगा। लगाओगे? पैसा कर्ज नहीं दे रहा है, पेनल्टी क्या लगाओगे? मूलधन नहीं दे रहा है, तुम पेनल्टी लगा के क्या करोगे? मूलधन ही नहीं दे रहा, लगा के क्या करोगे? दे ही नहीं रहे हो। हाँ तो सर फिर मूलधन तो कंप्लेंट देना करूंगा। है। हैं? कंप्लेंट करूंगा फिर। क्या करेंगे? कंप्लेंट। अरे किसको कंप्लेन करेंगे? सर अब क्या कहते हैं, थाने में और वो सब भी होता थाने होगा। में क्या, उसने कोई अपराध किया, क्रिमिनल अपराध किया क्या? थाने में जाएंगे? उसने सिविल क्राइम किया है ना, क्रिमिनल क्राइम थोड़ी किया है। सिविल का कोर्ट मतलब में होता है जाऊंगा। धन संपत्ति से रिलेटेड। कोर्ट तो में जाऊंगा यू कोर्ट शुड में। गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यू शुड गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अदालत जाएंगे, कहेंगे भाई ये पैसा नहीं दे रहा है, दिलाओ। अदालत उसको नोटिस भेजेगी, कटघरे में खड़ा करेगी, फिर कहेगी दो पैसे। लेकिन मान लेते हैं आप 3 साल तक अदालत नहीं गए, उसके बाद जाते हैं, तो क्या करेगी अदालत? आप मेरी इस बात समझ रहे हैं? फिर यू पता नहीं डू सर नॉट क्या गो करेगी। टू द कोर्ट ऑफ लॉ बट यू गो टू सर फिर मैं आपको बताऊं, वो फिर उसके प्राइवेट एसेट्स जो होगी वो शायद मुझे दे देगी या बेच के आ मुझे जाते। पैसे दे देगी। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, इफ यू गो to the court of law after 3 years of from the due date of the date, what will be the response of the court of law? Will court of law will entertain your case or not? हमारा क्वेश्चन है, यदि आप 3 साल बाद जाते हैं तो अदालत क्या आपके, तो आपको इंटरटेन करेगी कि नहीं, मतलब सुनवाई करेगी कि नहीं, ये क्वेश्चन। सुनवाई करेगी? करना करना तो चाहिए सर, पर शायद नहीं करेगी क्योंकि और क्यों नहीं केस भी करेगी? तो होते हैं। है, क्यों नहीं करेगी? सर और भी तो बहुत सारे केस होते हैं। ये अच्छी बात है। ये कहता वो डेट ही टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड मतलब अब आप रिकवरी के लिए अदालत भी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? बोले भैया तुम्हारे जो अधिकार है उसके लिए तुम सचेत तो रहो, जागरूक तो रहो। ये क्या हुआ, जब याद आई, जब नींद खुली, आ गई अदालत। अदालत में पहले से इतनी केस है गई, उसका सुनवाई तो हो नहीं पा रही।
तो कहने का मतलब है कि इफ यू हैव द राइट यू शुड बी कॉन्शियस फॉर योर राइट and you should come in time before the court of law. Then court of law will entertain your case, but you are not conscious regarding your right. और जब नींद खुली, जब याद आया कि बाकी है पैसा, चले आया अदालत, कहता भैया 3 साल तक में आ जाओ, तब तो हम तुम्हारा सुनवाई करेंगे। 3 साल के बाद आते हो तो हम तुम्हारी सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन जिसने पैसा देना है, अगर वही प्रॉमिस करे 3 साल बाद भी कि भैया हम तुमको पैसा दे देंगे, तो आपके लिए मतलब एक पार्टी के लिए तो, आपके लिए तो है वो कंसिडरेशन, लेकिन अगला तो फ्री है, वो तो नहीं भी दे सकता है, कानूनन वो बाध्य ही नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? फिर भी अगर इफ दे प्रॉमिस मेड टू पे टाइम बाउंडेड देन दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो पैसा जिसको देना है ना, उसको कुछ नहीं मिला, वो तो खो रहा है, इसके बावजूद भी वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर किसके लिए कंसिडरेशन और किसके लिए नहीं है, बताना? किसको कुछ मिल रहा है, किसको कुछ नहीं मिल रहा है? जिसको कर्ज लेना था उसको तो अपनी कर्ज की वापसी मिली, लेकिन जिसको पैसा देना था वो फ्री था, कानूनन वो फ्री था। अगर नहीं भी देता तो अगली पार्टी कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बेचारा नुकसान में ही। जैसे किसी का बच्चा जो ऊपर वाले में मिल गया, डूबने से बच गया, अच्छी बात है। अब तो बच्चा उसका डूब गया ना, बेवजह का वो प्रॉमिस कर रहा है कि तुमको 25,000 देंगे, कानून उन लोग बाध्य थोड़ी है। लेकिन अगर करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से जो यहाँ पर जिसको प्राप्त करना है उसके लिए तो कंसिडरेशन है, जिसको देना है उसके लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको बदले वो कानूनन फ्री है, और वो पैसा नहीं भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं, कानूनन वह कोई बात नहीं कर सकता। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया कृष्ण? हाँ सर, आ गया। ये बात है कंप्लीटेड गिफ्ट, इसको बताऊंगा तो मैं क्या एग्जांपल दूं, मैं देखूंगा तो मैं इसको देखूंगा, ठीक है ना? कंप्लीटेड गिफ्ट में क्या हो, कहता क्रिएशन ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन जरूरी है। यानी एजेंट को अगर कुछ पैसा नहीं भी देता है प्रिंसिपल, तो भी एजेंसी की क्रिएशन जो है हो सकती है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब एजेंट को अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं एक बंदा दूसरे को लोन दे रहा है, देखो मान लेते हैं ए जो है बी को लोन दिया, तो कौन वापस करेगा लोन पर? ए बी को लोन देता है तो लोन की वापसी कौन करेगा? बी करेगा, बी। सी करेगा। लेकिन सी कहता है, ए कहता है भैया सी को कि तुम गारंटी दोगे तभी ही बी को हम लोन देंगे, क्योंकि बी पे मुझे भरोसा नहीं है। तो बोला चलो तुम दे दो, मैं दूंगा, गारंटर होता है ना लोन में, तब मैं दूंगा। अब सी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, सी इज गेटिंग नथिंग, इवन ही गिव्स द गारंटी। तो कहता है सी को कुछ नहीं मिल रहा, वो गारंटी दे रहा है, तो सी को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सी अपनी बात से मुकर नहीं सकता, सी कैन नॉट डिनाई, सी हैज टू पे इन केस बी डिफॉल्ट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आगे सर, आगे। अब इसी चीज को इसने जो है नीचे उसको डिटेल से बताया। तो मैं भी देखता हूँ जो दो चीज छोड़ा है ना, उसमें क्या चीज लिखता है। देखो बड़ी अच्छी किताब है भाई, इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी किताब है।
इसके अलावा किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक चीज छूट रहा था ना कुछ। हाँ, कंप्लीटेड गिफ्ट, उसको जरा देखते हैं। अच्छा, कहता है गिफ्ट वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ absence ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है जी। गिफ्ट जब आपने दे दिया तो आप वापस नहीं ले सकते इस आधार पे कि आपको कुछ नहीं मिला। एक बार गिफ्ट कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हम भाई मेरा चीज वापस करो, मेरी मेरा जो सामान है वापस करो। ऐसा नहीं हो। एक बार गिफ्ट दे दिया तो आप वापस नहीं मांग सकते। absence of consideration will not affect, ठीक है। Thus, if a person gives certain property as gift to another according to provision of the term, he cannot subsequently demand the property back on the ground there was no consideration। यही हुआ यार, मतलब वही हुआ कि अगर कोई गिफ्ट देता है तो दूसरे जो देता है उसको कुछ मिलता नहीं है। जो प्राप्त करता है उसके लिए कंसिडरेशन है, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए नहीं। तो कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब हुआ गिफ्ट से रिलेटेड सारी बात पूरा करने के बाद, पूरा बात पूरा क्या, रजिस्ट्री करने के बाद। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्री करना पड़ता है। उसके बाद आपका मन बदल गया बाद में, आपका मन बदल गया, ये तो गलती कर दिया गिफ्ट लेकर के, आप कहे भाई गिफ्ट वापस कर। ऐसा आप नहीं कर। तो एक पार्टी को कुछ मिल रहा है, जो गिफ्ट प्राप्त कर रहा है उसको कुछ मिल रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इवन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और एक रिमिशन है, उसको देखो। रिमिशन मीन्स लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट इज एक्चुअली टू बी परफॉर्म। अच्छा, तो जितना करना चाहिए उससे कम उसने परफॉर्म किया है। तो इससे तो कुछ बात अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है, बट मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर का मीनिंग। अभी से ठीक से मुझे उतनी समझता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास टूडे, है ना। मैं देखूंगा उसमें और क्या चीज हो। बाकी किताब पढ़िए, चैरिटी भी वही हुआ, दान देने के बाद आपको वापस नहीं मांग। केस लॉ का भी डिस्कशन है। अब ये देखिए इसमें क्या है। बहुत अच्छी बात लिखा है, डॉक्ट्रिन प्रिविलेज, नहीं प्रिविलेज नहीं है, प्राइवेटीज ऑफर, जिसको कहता है स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट। सर। अब हाँ, कुछ बोल रहे हैं। सर आप 1 मिनट रुक जाओगे, मैं जरा 1 मिनट पानी की बोतल ला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है। आ गए, आ गए भैया वापस। अरे नहीं आया अभी तक। हाँ हाँ जी सर, अब कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ हाँ अब कंटिन्यू कर लो सर। हाँ हाँ, ठीक है। कहता है भाई कि जो थर्ड पार्टी है वह केस नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता, है ना। जैसे हमारे आपके बीच में कोई कॉन्टेक्ट हुआ है,
तो हम आप पे मुकदमा कर सकते हैं, आप मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं, कोई तीसरा पार्टी भी कर सकता है। तीसरा पार्टी करेगा क्या? नहीं सर। नहीं, तीसरे पार्टी को क्या तकलीफ होगा? तो स्ट्रेंजर जो है, यानी थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का साइड ही नहीं है, पार्टी ही नहीं है, वो अदालत नहीं जा सकता। और ये जरूरी भी है, अदरवाइज कोई भी किसी पे मुकदमा कर सकता है ना। तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज दिस रूल इन एमसी चाको वर्सेस स्टेट ऑफ Travancore. It is settled law that a person not a party to contract cannot subject to certain well recognized exemptions enforce the term of contract. तो वही बात है, आप अगर स्ट्रेंजर हैं, पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप क्यों अदालत जाओगे? आपको क्या तकलीफ होती है कि आप अदालत जाके परेशान करो? अब यहाँ पे इसका एक्सेप्शन दिया है कि थर्ड पार्टी भी कर सकता है, अदालत जा सकता है। वो लिखा हुआ यहाँ कि बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है ये, तो ये इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी अदालत जा सकता है। ठीक है ना जी, इसको पढ़िएगा। अब आते हैं, आज इतना ही रखें क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है। हाँ सर, इतना ही रखते हैं आज। नया चैप्टर दूसरे दिन शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि संडे को आप जरूर पढ़ें। ठीक है सर। संडे को थोड़ा सा ठीक रहता है, नया चैप्टर नए कल शुरू परसों